डियर स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान की जो इतिहास की बुक है भारत और समकालीन विश्व, उसके दूसरे पाठ भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होना, यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होना ही राष्ट्रवाद है। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। जो लोगों में राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा हुआ, इस भाव का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना, यह भाव किस तरह पैदा हुई। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। जिस तरह से दूसरे उपनिवेशवादों में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपी, उसी तरह से हमारे देश में भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो आंदोलन चढ़ा, उसके साथ राष्ट्रवाद की भावना गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। उपनिवेश क्या है? तो ये है कि किसी देश के द्वारा जब किसी देश दूसरे देश पर कब्जा कर लिया जाता है और उस देश का शोषण किया जाता है, तो वह उपनिवेश कहलाता है। तो भारत में भी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था और इसके साथ साथ ही राष्ट्रवाद की भावना भी उत्पन्न होने लगी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। जो अंग्रेज थे वो लोगों को उत्पीड़ित और दमन कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। तो इस उत्पीड़न और दमन के भाव ने जो भारत में विभिन्न तरह के समूह हैं उनको एक दूसरे के नज़दीक लाया। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। जो भारत में विभिन्न तरह के सामाजिक समूह हैं, उनको कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक साथ ला करके एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे, शामिल थे। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद और उदय का अध्ययन किया था। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस अध्याय में हम 1920 और उसके बाद जो भी राष्ट्र आंदोलन चला अंग्रेजों के विरुद्ध, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और खासकर असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम यह देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। इसमें पहला टॉपिक है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। इस टॉपिक में हम पहले विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या थे और किस तरह से ये हुआ। 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन एक नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, इसको आगे हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। विश्व युद्ध से पहले जो स्थिति थी विश्व में, वो विश्व युद्ध के बाद जो है स्थिति में परिवर्तन हो गया। इसके कारण रक्षा व्यय यानी रक्षा खर्च में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में यानी टैक्स में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर
यानी इनकम टैक्स शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। युद्ध में जानते हैं कि सिपाहियों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए भारत में अंग्रेज़ों ने ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सिपाही के रूप में सेना में भर्ती किया ताकि युद्ध लड़ सके, विश्व युद्ध लड़ सके। इससे ग्रामीण इलाकों में अंग्रेज़ों के प्रति भारी गुस्सा था। 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। दुर्भिक्ष मतलब खाद्य पदार्थों का भारी अभाव जो हुआ वो दुर्भिक्ष था, और महामारी माने एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेज़ी से फैलती है और उसके कारण बहुत सारे लोग मरते हैं। तो इन दोनों कारणों के चलते, दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया, और वो नया तरीका था सत्याग्रह का विचार। और वो नए नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। जन आंदोलन मतलब लोगों को साथ लेकर आंदोलन करना। यहाँ पर नस्ल भेदी सरकार मतलब जो गोरे और काले लोगों के बीच भेद करती थी, वह सरकार नस्ल भेदी थी। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको जो उत्पीड़न करने वाला है, जो आपको परेशान करने वाला है, आप पर अत्याचार करने वाला है, उससे मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना यानी बदले की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए, अर्थात जो आप पर अत्याचार कर रहा हो उसको यह महसूस कराना चाहिए कि आप जो है वो गलत कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यहाँ गांधी जी का कहना है कि सभी लोगों को, भले ही वह सत्य ही क्यों न हो, उनको स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनको प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। जो अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण, बिहार के चंपारण इलाके में बागान व्यवस्था के खिलाफ। वहाँ व्यवस्था ये था कि किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपने खेत का 20 भाग खेत को यदि बांट दिया जाए तो उसमें से 3 भाग उनमें नील की खेती करनी पड़ती थी। और वो नील की खेती, उस समय नील की मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी और उनको मजबूर किया जाता था। तो उस व्यवस्था के खिलाफ जो है गांधी जी ने किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया और उन्हें ये सफलता भी मिली थी और उस व्यवस्था को वहाँ समाप्त कर दिया गया था। 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, तो वहाँ भी गांधी जी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों को राहत मिला।
1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन का भी नेतृत्व किया और उन मजदूरों की मांगों को बहुत हद तक माना गया था। 1.2 रोलेट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ एक जो है पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे उस समय, जैसे कि आज हमारी संसद है, उसी तरह उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी और उसमें जो भारतीय सदस्य थे उन्होंने इस कानून का बहुत विरोध किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस कानून को पारित करवा दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी इस आंदोलन में यह व्यवस्था किया गया था कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचल दिया जाएगा और जिसको भी पकड़ा जाएगा उस पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। नागरिक अवज्ञा यानी जो कानून है, अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनका उल्लंघन करना। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। यह बहुत बड़ा जन आंदोलन से जो है वो अंग्रेज चिंतित हो गए और उन्होंने राष्ट्रवादियों यानी जो आंदोलन करने वाले थे उनका दमन करना, अत्याचार करना शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जेहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। यहाँ पर वह कहना चाहता था कि वह लोगों के मन में डर उत्पन्न करना चाहता था ताकि वो जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध न कर सके। जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। जैसे ही जालियांवाला बाग की खबर फैली, लोग जो है और ज़्यादा हड़ताल करने लगे, पुलिस से मोर्चा लेने लगे यानी पुलिस से लड़ाई करने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी, यानी सरकार लोगों को डराना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गाँवों गुजरवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया है तो उन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया। जैसा कि आप जानते हो कि महात्मा गांधी अहिंसा के समर्थक थे, तो जब हिंसा होने लगी तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया।
भले ही रोलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि इससे भी बड़ा आंदोलन जो है खड़ा करना चाहिए, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम दो समुदायों को। अब खिलाफत का मुद्दा क्या था, आइए देखते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी, सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। ये खलीफा जो है, जो आध्यात्मिक नेता है, ये पूरे विश्व के मुसलमानों के द्वारा ये इनका सम्मान किया जाता है। तो ये ओटोमन सम्राट थे और उस समय ओटोमन साम्राज्य जो है पहले विश्व युद्ध में हार गया था, तो इसलिए अंग्रेज इनके खिलाफ जो है बहुत सख्त शांति संधि थोपने वाले थे। गांधी जी का मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए, तब बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। जो खलीफा के समर्थन में, यानी इस्लामिक विश्व का जो सर्वमान्य आध्यात्मिक नेता थे खलीफा, उनके समर्थन में जो आंदोलन चला उसको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो गांधी जी का मानना था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। जो खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन होने वाला था, तो उसके लिए खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। जो खिलाफत समिति के गठन करने वाले थे मोहम्मद अली और शौकत अली और अन्य मुस्लिम नेता थे, उन्होंने सोचा कि यदि हिंदुओं को भी साथ में लेकर आंदोलन शुरू किया जाए तो ये बड़ा प्रभावकारी रहेगा। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। 1920 में जो कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी ने सभी नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ शुरू किया जाए। अब सवाल उठता है कि असहयोग आंदोलन ही क्यों, असहयोग ही क्यों? तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो आंदोलन जो शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है, यदि भारतीय सहयोग नहीं करेंगे तो वो शासन समाप्त हो जाएगा। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, यानी स्टेप बाय स्टेप ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। यहाँ पर देखिए बॉक्स में दिया हुआ है बहिष्कार का अर्थ क्या है कि बहिष्कार किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीदी व इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। बहिष्कार में न तो किसी संपर्क रखना है उन लोगों से जिसका बहिष्कार करना है, न उन लोगों से कोई सामान खरीदना है और न उनका सामान इस्तेमाल करना है। फिर से आते हैं। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे।
कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। जो खिलाफत और असहयोग दोनों को मिला करके जो आंदोलन चलाना था, तो इस प्रस्ताव पर कांग्रेस में भी बहुत से लोग सशंकित थे, उन्हें भी कुछ शंका थी। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। यानी सारी खींचतान के बावजूद 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें जो है असहयोग आंदोलन पर मुहर लगा दिया गया कि अब यह आंदोलन शुरू होगा। तो आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, आइए देखते हैं। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, यानी दोनों ये संयुक्त आंदोलन थे। असहयोग भी था और खिलाफत जो खलीफा के समर्थन में आंदोलन था, वो जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुआ, यानी आंदोलन की शुरुआत शहरों से शुरू हुआ। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। यहाँ पर देखिए पिकेटिंग की गई, यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है पिकेटिंग का अर्थ। पिकेटिंग का मतलब होता है कि ऐसा विरोध या प्रदर्शन का तरीका आता है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। और विदेशी को पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, क्योंकि लोग बहिष्कार कर रहे थे, इसलिए आयात कम होने लगा। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। जब लोगों ने आयातित कपड़ा पहनना बंद कर दिया, तो यहाँ के जो भारतीय कपड़ा मिल थे और हथकरघा था, वहाँ पर उत्पादन बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। अभी हमने पीछे देखा कि आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा। अब जो है आंदोलन धीरे धीरे कैसे धीमा पड़ा और क्यों धीमा पड़ा, इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था। खादी का कपड़ा महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी। इसका मतलब है कि आंदोलन कब कामयाब होता कि जब मान लो छात्रों ने स्कूल छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, तो उनके लिए पढ़ने के लिए अलग संस्थान बनाए जाते, तब वो सफल होता। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। 2.2 ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अभी तक हमने देखा शहरी इलाकों में। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। यहाँ पर आप देख लीजिए बॉक्स में दिया हुआ गिरमिटिया मजदूर क्या है। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुआना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इस एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे,
जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है, यानी गिरमिटिया मजदूर। उनके एग्रीमेंट को गिरमिट कहा गया और इन मजदूरों को उसी से गिरमिटिया कहा जाने लगा। ये मजदूर जो है यहाँ से फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज तरह पर ले जाए गए थे ताकि वहाँ पर काम कर सके। ये उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। किसका? अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र का। ये जो किसानों का आंदोलन था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार यानी बिना मजदूरी के काम करवाना, वो बेगार है। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था। यानी जो ज़मीन उनको बुआई के लिए मिलता था, बार बार उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जमींदारों का बहिष्कार किया जाए, इसके लिए नाई धोबियों को मजबूर किया गया कि वो जो है जमींदारों का काम न करें। इसे नाई धोबी बंद आंदोलन भी कहा गया है। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का, उनका दुख तकलीफ समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। अवध किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनमें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी, जबकि महात्मा गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया था, लेकिन यहाँ पर किसानों ने क्या किया था कि उन्होंने जमींदारों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। जमींदारों के अनाज के गोदामों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और उन्होंने इसको ये ऐलान कर दिया कि ये गांधी जी ने कहा है कि लगान नहीं भरना है। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। इसी तरह से आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला, कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला। गुरिल्ला आंदोलन यानी छिप करके हमला करना और हमला करके भाग जाना, ये है गुरिल्ला आंदोलन। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वो अहिंसा के साथ, अहिंसा का समर्थन कर रही थी। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन था, और जबकि छिप करके हमला करना और फिर भाग जाना यानी गुरिल्ला आंदोलन हिंसात्मक था। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन की लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। ये चीज़ें जो है आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगा दिया था तो इससे उनके रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा था और उन्हें लग रहा था कि हमारे परंपरागत जो अधिकार है जंगल और ज़मीन पर, वो अधिकार भी हमसे छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका नेतृत्व जो है अलूरी सीताराम राजू कर रहे थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं। यानी वो
आकाश से संबंधित ग्रह नक्षत्रों से संबंधित जो है अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था। जब राजू ने इस तरह का दावा किया था तो इन चमत्कारों से विद्रोहियों को विश्वास हो गया था कि वह ईश्वर के अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। एक तरफ तो उन्होंने महात्मा गांधी का समर्थन किया, उनका गुणगान किया, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि अहिंसा के बल पर नहीं केवल बल प्रयोग के जरिए ही हम भारत को आज़ाद करा सकते हैं। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस स्थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। बगानों में स्वराज, किस तरह से बगानों में इस आंदोलन को लिया गया देखते हैं। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चहारदीवारी से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। असम के जो बागानी मजदूर थे उनको सामान्यतया बंद करके रखा जाता था। उन्हें चहारदीवारी से बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो अपने गाँव संपर्क रखे और बाहर आ जा सके। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी, यानी बहुत ही मुश्किल से कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, उनकी बात नहीं माने, बात मानना बंद कर दिए। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आंदोलन था वो सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ था, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और अपने दृष्टिकोण से उस आंदोलन को अपने अपने अर्थ में लिया और उन्होंने अपने हित में वो आंदोलन चलाया। इनके लिए यह एक ऐसे युग का युद्धोत्तर था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। उनका मानना था कि अब इस आंदोलन से हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। भले ही वो अपने सुविधा के अनुसार लड़ रहे थे, अपने अपने अर्थ लगा रहे थे, लेकिन जब वो स्वतंत्र भारत की बात कर रहे थे तो ये कहीं ना कहीं अखिल भारतीय आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। जब महात्मा गांधी का नाम लेकर वे काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था, यानी ऐसे ऐसे आंदोलन पूरे देश में चल रहे थे।